हेलो एंड वेलकम एट कंसेप्ट माइंड्स। बिहार पीसीएस के इस निबंध सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि बिहार पीसीएस में जब आप निबंध लिख रहे हैं, जो 17th पीसीएस का मेंस होने वाला है उसके लिए, तो निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए, उसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसकी मैं एक झलकी आप लोगों को दिखा देता हूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार पीसीएस में ये 3 प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं, तो ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, और इसी आधार पर हम बिहार पीसीएस में जो निबंध आने वाला है उसका प्रेडिक्शन करने की भी कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक अच्छा निबंध लिखने के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास, किन किन चीजों में हमारी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार पीसीएस में जो निबंध लिखा जाएगा उसका इंट्रोडक्शन, उसके बॉडी पार्ट और उसके कंक्लूजन में क्या क्या चीजें हमें सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें, कंटेंट कैसे एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद हम एक निबंध के, बिहार पीसीएस के निबंध के कितने टाइप के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। कितने टाइप के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, लेकिन कितने टाइप के इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ करके एक नया तरीका है। एक्चुअली जब आप लोग ऐसे लिख रहे होते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि हम बाजार में जब कॉपी चेक कराते हैं या कोई ऐसे देखते हैं किसी टॉपर का या फिर किसी का भी, तो हमें एक अंदाजा लग जाता है कि हमें ऐसे ऐसे फ्रेम करने हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि उस टॉपर्स को उस पर्टिकुलर ऐसे में कितने मार्क्स मिले हैं। ऑल्दो ही इज सेलेक्टेड, लेकिन क्या उसको क्वालिटी मार्क्स मिले हैं कि नहीं, ये नहीं देखते हैं। तो एक तरीका होता है इंट्रोडक्शन करने का जो कि इन सब से अलग है, जो थोड़ा अलग है और जो एग्जामिनर को फोर्स करेगा कि वो आपका निबंध अच्छे से पढ़कर आपको मार्क्स दे, उसको कहते हैं स्टार लाइन फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। क्या होता है स्टार लाइन फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन, आज यह भी देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो बॉडी पार्ट फ्रेम किया जाता है किसी निबंध का, उसके कितने डायमेंशन होते हैं, कितने आधार पर एक निबंध का बॉडी पार्ट फ्रेम किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब एक निबंध का हम कंक्लूजन लिख रहे होते हैं तो कैसे एक बेस्ट कंक्लूजन लिखा जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज इन सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 69 बीपीएससी के इंट्रोडक्शन से। सॉरी 69 बीपीएससी ने 3 प्रकार के इंट्रोडक्शन, 3 प्रकार के निबंध पूछे हैं। एक इसमें यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए सहायक है। पहला है साइंस एंड टेक। ठीक है। दूसरा है कृषि सुधार, एग्रीकल्चर। तीसरा है काले धन की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। चौथा है संचार क्रांति और संचार साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता, साइंस एंड टेक। ठीक है। इधर देखिए महिला सशक्तिकरण, सोसाइटी। फिर है आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व, यह भी क्या है, सोसाइटी। फिर है नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे, सोसाइटी। फिर है कि भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इन्वायरमेंट। ठीक है। और इसके बाद ये 4 ऐसे जो कि क्या होता है, स्थानीय लोकोक्तियां होती हैं, मुहावरे होते हैं, वह बीपीएससी पूछता है। ठीक है। लोकोक्तियां। तो इस तरीके से हम अपना एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 17th बीपीएससी में बिहार पीसीएस किन किन टॉपिक को टारगेट करने वाला है। अब देखिए चैट जीपीटी बहुत फेमस हो रहा था आजकल, उसी का अल्टरनेट चाइना का एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस हुआ है हाल ही में। उसने क्या किया है, उसने जो भी अमेरिकन टेक जायंट्स थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च करती थी, उनके वर्चस्व को चुनौती दिया है और उनके शेयर्स बड़े स्तर पर धड़ाम हुए हैं। अब भारत में इस बात पर चिंता हो रही है, चर्चा हो रही है कि दुनिया भर के देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत कहां एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी अभी बहुत अधिक चर्चा में है। तो अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी चर्चा में है,
बीपीएससी लगातार पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि आगे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसरो ने अपना 100वां सक्सेसफुल अंतरिक्ष मिशन परसों पूरा किया। तो साइंस एंड टेक में हमें 2-3 टॉपिक बस आइडेंटिफाई कर लेने हैं, वही 2-3 टॉपिक से घूम फिर करके ऐसे आएगा। अगर 2-3 टॉपिक हमने तैयार कर लिए तो साइंस एंड टेक मतलब एक ऐसे हमारा तैयार, क्योंकि साइंस एंड टेक बीपीएससी ने लगभग हमेशा पूछा है, मतलब जब से ऐसे हो रहा है उसके साथ तो पूछा ही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस में भी बीपीएससी ने हमेशा पूछा है। ठीक है, तो एक प्रेडिक्शन तो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। टॉपिक क्या आएगा वो हम लोग बाद में अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरा, इकोनॉमी देखिए, ये एग्रीकल्चर है, कृषि सुधार, ये भी इकोनॉमी का ही पार्ट है। काले धन की अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अपराध, मतलब कृषि में या जो बिहार से जोड़ करके या देश के जो सबसे पॉपुलर मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कि थोड़ा अलग हट करके पूछ रहा है, जो सबसे पॉपुलर मुद्दे हैं, कृषि व्यवस्था में सुधार। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हर साल न्यूनतम 1A से एक निबंध कृषि से जोड़ करके जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण हमेशा से डिबेटेड टॉपिक है, और अगर भी बीपीएससी पूछ रहा है तो इसका उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगली बार भी महिला सेंट्रिक कोई एक टॉपिक जरूर रहेगा। कंटेक्स्ट बदल जाएगा लेकिन महिला सशक्तिकरण जरूर रहेगा। ठीक है, तो यह हो गया कृषि, महिला सशक्तिकरण, विज्ञान और तकनीकी में जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं, और मीडिया, संचार क्रांति। तो मीडिया लोगों के जीवन को अभी बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहा है, तो मीडिया से भी हमारा एक प्रेडिक्शन हो सकता है कि इस बार बीपीएससी मीडिया से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारे पास 4 टॉपिक हो गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। दूसरा, एग्रीकल्चर, बिहार चूंकि कृषि प्रधान राज्य है तो यह भी रहेगा। तीसरा, इकोनॉमी से कोर इकोनॉमी का कंसेप्ट बिहार पीसीएस में नहीं पूछा जा रहा है, ऐसे में जो बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं वो पूछा जा रहा है। और इधर सोसाइटी में वही पूछे जा रहे हैं, जैसे नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे और नुकसान, तो जो बड़े नीतिगत चेंज हैं उसको पूछा जा रहा है। तो नई शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन था, वह पूछा गया। अभी इधर रिसेंट में सबसे बड़े नीतिगत मुद्दे जो डिबेट में है वो क्या है? 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड का मुद्दा भी चर्चा में है। तो ये सब मुद्दे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हमने 10 टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए तो उस 10 में से 2 टॉपिक बीपीएससी जरूर पूछ लेगा और हमें लिख करके काम हो जाएगा। तो समस्या यहां पर नहीं है, हम टॉपिक भी आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक करके उन सारे टॉपिक का ऐसे भी यहां पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे अगले सीरीज में। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती है यह लोकोक्ति आधारित निबंध। क्यों चुनौती है भाई? क्योंकि पिछली बार जो बीपीएससी में बच्चों ने निबंध लिखा है, उन्होंने अपनी कॉपीज जब चेक करी तो उन्हें निबंध के इन 2 सेक्शन में, सोसाइटी वाला और साइंस टेक इकोनॉमी वाले सेक्शन में पर्याप्त मार्क्स मिले थे, लेकिन ये लोकोक्ति वाले सेक्शन में उन्हें मार्क्स नहीं मिले थे। क्यों नहीं मिले थे भाई? तो लोकोक्तियों के साथ एक चुनौती होती है कि सबसे पहले इनको समझना, समझ भी लिया तो इन लोकोक्तियों को निबंध में कैसे फ्रेम किया जाए, क्योंकि ये तो जो सोसाइटी और साइंस टेक या फिर इकोनॉमी के टॉपिक है वो तो हमें पता है कि सीधे सीधे जो टॉपिक कह रहा है उसके बारे में उसके सारे डायमेंशन लिख दे। लोकोक्तियों को किस डायमेंशन में ले जाए, चुनौती है, समाधान भी है। समाधान यहां पर मिलेगा आपको। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जो लोकोक्ति आधारित निबंध होते हैं हम उनको आपके सामने उनके डायमेंशंस ओपन करके कि लोकोक्ति आधारित निबंध को कैसे लिखा जाए प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अगर आप बहुत अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन अपने दिमाग में जरूर फ्रेम कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं वह टॉपिक आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने टॉपिक साइंस टेक वाला उठा लिया और साइंस टेक पे कमांड नहीं है और साइंस टेक लिखना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। दूसरा,
अगर आपने कोई लोकोक्ति पर निबंध लिखना शुरू किया, उस लोकोक्ति के बारे में जानते नहीं है, बस एक लोकोक्ति का थोड़ा मुहावरा का कुछ मतलब समझ में आ गया और लिखना शुरू कर दिया, नहीं, उसके रियल एसेंस को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट पर आप निबंध लिख रहे हैं, क्योंकि निबंध में आपके इन डेप्थ नॉलेज की जानकारी होती है, तो आपके पास उस टॉपिक की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये जीएस का आंसर नहीं है कि 150, 200 या फिर 250 शब्दों में लिख दिया। यहां पर हमें 700 शब्द में लिखने हैं, और 700 शब्द का मतलब होता है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इधर उधर की फेंक करके 700 शब्द लिख करके अगर आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तीसरा, इन डेप्थ नॉलेज, कंटेंट का इन डेप्थ नॉलेज बहुत जरूरी है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। हम बहुत बड़े स्तर पर एक चूक होती है जो बच्चे जीएस की आंसर राइटिंग करते हैं उनमें और निबंध की आंसर राइटिंग करने वालों में। जब हम जीएस की आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो लैंग्वेज होता है, चूंकि हमारे पास वर्ड लिमिट बहुत कम होती है और कंटेंट ज्यादा लिखना होता है, तो हम लैंग्वेज लिखने से बचते हैं, पॉइंट में अपनी बातें कहते हैं। और बहुत बड़े स्तर पर निबंध लिखने की पहले से आदत रही नहीं है, तो इससे क्या होता है कि शब्दों की गुणवत्ता, भाषागत परिपक्वता हमारे उत्तरों में आती नहीं है। तो ऐसे में जब शब्दों का चयन स्तरीय नहीं होता है तो निबंध में हमें मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। तो शब्दों का स्टैंडर्ड भी, शब्दों की चयन की गुणवत्ता भी बेहतर हो और शब्द भी बेहतर हो, तभी निबंध में अच्छा मार्क्स आएगा। तो हम लोग इस पर भी काम करेंगे, आपको बताएंगे कि शब्द भी इंप्रूव करने हैं, कुछ शब्द हम लोग आपस में वोकैबुलरी से सीखेंगे भी, और कुछ आपको हम सोर्स भी बताएंगे कि आप कहां से अपने शब्दों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, आपस में बहुत जल्दी में कैसे एक सर्कल का यूज करके उसको बेहतर किया जा सकता है। चौथा, अगला है मास्टर जीएस टॉपिक। देखो, जब भी आप किसी भी एक मुद्दे पर निबंध लिख रहे हो, जैसे यहां पे एक निबंध था, ये यहां पे आते हैं, कह रहा है काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। अब काले धन की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो काले धन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले, या काला धन देश में है तो उसको प्रमोट करने वाले, प्रभावित करने वाले कितने डायमेंशंस हैं। ऐतिहासिक कारण भी है अगर आप समझ सके तो, भौगोलिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कारक भी है उसमें। तो बहुत सारे कारक हैं। उसी के साथ जो आपदा आती है वह भी एक कारक है काले धन की अर्थव्यवस्था को, नैतिकता का स्तर भी एक कारक है। तो मतलब कि इन सारे कारकों की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जो जीएस के जितने डायमेंशन हैं उनकी बेहतर समझ होनी चाहिए। ठीक है। अगला है, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा आर्टिकल लिखें तो आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट जरूर डेवलप करनी पड़ेगी। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है। पहला, कि देश दुनिया में घटनाएं क्या चल रही हैं। दूसरा, हमारे आसपास क्या घटनाएं चल रही हैं, क्योंकि जो निबंध होता है उसमें हम अपने आसपास की घटनाओं उनको भी निबंध में लिखते हैं। ठीक है। तो जो दुनिया की प्रमुख घटनाएं जो कि हमें मैगजीन्स में मिल जाती हैं वो तो हमारे पास आ जाती हैं, लेकिन आसपास की घटनाएं, समाज में कहीं पर चोरी हो गई, कहीं पर जो रोड चल रहा है, रोड जाम है, सड़क व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, पता चल रहा है कि जो टोल टैक्स है उसके नाम पे धांधली हो रही है, फ्रॉड किया जा रहा है, तो ये सब चीजें हमारे मैगजीन्स में नहीं होती हैं, लेकिन ये चीजें हमारे न्यूज़पेपर में होती हैं। साथ ही न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारे शब्दों की गुणवत्ता बेहतर होती है, भाषागत परिपक्वता और उन्नत होती है। तो इन सब चीजों को मैच्योर करने के लिए, अपनी भाषागत गुणवत्ता और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय जानकारियों को विस्तार देने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का एक हैबिट आज से ही जरूर डाल दीजिए। ठीक है। फिर है कि प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट। देखो,
निबंध पहले ही दिन से बहुत अच्छा नहीं लिख लोगे, ठीक है। तो एक काम सभी स्टूडेंट को करना चाहिए कि जैसे ही निबंध के जो पुराने PYQs है उसको लो और उसका एक रफ ड्राफ्ट तैयार करो कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना चाहिए, कौन कौन से मुहावरे इंट्रोडक्शन में आ सकते हैं, क्या क्या परिभाषा इंट्रोडक्शन में आ सकता है, ठीक है। बॉडी पार्ट में हम कितने डायमेंशन में ओपन करेंगे, हर डायमेंशन में कौन कौन सा एग्जाम्पल डालेंगे, कौन कौन सा मुहावरा होगा, कौन कौन सा दोहा होगा, श्लोक होगा, शायरी होगा, कथन होगा। तो यह होता है ड्राफ्टिंग ऑफ एसे। तो रफ ड्राफ्ट एसे का बनाना सीखना होगा, तब जाकर के हम एसे की प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब हम एसे की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा परफेक्ट एसे निकल करके आएगा। इसके साथ साथ जब आप एसे लिख रहे हैं तो आपके एसे में श्लोक्स, पोएम्स, कोट्स ये सब जरूर होने चाहिए। ये सब चीजें क्या है कि खाना बन गया, दाल चावल बना लिया आपने, रोटी सब्जी बना ली, लेकिन अब उसके ऊपर थोड़ी घी हो जाए, थोड़ी चटनी हो जाए तो खाने का मजा आ जाता है ना। तो उसी तरीके से जब आप चाहते हैं कि आपका निबंध बहुत अच्छा हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, निबंध में श्लोक्स, पोएम्स, कोट्स ये सब चीजें, इवन फिल्मी गीत, फिल्म के गीत के कोई बोल हैं जो बहुत अच्छे हैं और जो आपके निबंध से मैच करता है तो उसको यूज करिए। ये आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटी दिखाती है, क्रिएटिविटी दिखाती है। तो ये जितना यूज करेंगे आपके निबंध की गुणवत्ता उतनी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये सब चीजें कुछ नेसेसिटी है, ये सभी चीजें जरूरी नहीं कि आपको आती हो। हम लोग इसको पूरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक एक डायमेंशन आपके सामने खोल करके आपको तैयार कराते रहेंगे। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने कि जब आप बिहार पीसीएस का एसे लिखिए तो हम सभी जानते हैं कि हमें बिहार पीसीएस का एसे 700 वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। तो 700 वर्ड्स में जब आप एसे फ्रेम करेंगे तो इंट्रोडक्शन लिखते समय कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखेंगे। पहला कि आपका जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें 100 वर्ड्स के आसपास शब्द इंट्रोडक्शन में यूज होने चाहिए। 100 वर्ड से ज्यादा होने लगेगा तो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, फिर बॉडी पार्ट के लिए कंटेंट कम पड़ने लगेगा। और 100 वर्ड से कम रहेगा तो इंट्रोडक्शन की क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। इसीलिए 100 वर्ड आपके इंट्रोडक्शन में जरूर होना चाहिए, ठीक है। जब आप बॉडी पार्ट में आ रहे हैं तो यहां पर 500 वर्ड्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल हो सकता है कि सर जब हम निबंध लिख रहे होते हैं तो हमें कैसे पता चले कि हमने कितना वर्ड लिख लिया। तो जो आपका बीपीएससी का आंसर कॉपी का डायमेंशन होता है वो ऐसे कॉपी बाजार में मिलती है, उसको ले लीजिए और एक पेज में अपना जिस तरीके से, जिस आधार पर आप लिखते हैं लिख लीजिए और उस वर्ड को एक ऊपर की लाइन में कितने वर्ड आपने लिखे हैं वो काउंट कर लीजिए और टोटल कितने लाइन लिखे हैं आपने उतने काउंट कर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि आप लगभग एक पेज में कितना वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर आप अपने वर्ड को मेजर करेंगे। एक एक वर्ड काउंट नहीं करना होता है। सामान्य रूप से एक पेज में अगर निबंध लिख रहे हैं, एक बेहतर गुणवत्ता का स्टूडेंट है तो 100 शब्द लिखता है, जो थोड़ा स्पेस देकर के और यूज करता है। तो 100 शब्द एक पेज में आता है, तो आप उसी आधार पर अपने शब्दों को काउंट कर ले कि 5 पेज हो गया तो इसका मतलब कि लगभग 500 शब्द हो गए। इसके बाद आता है कि कंक्लूजन जब आप लिख रहे हैं तो इसमें भी अराउंड 100 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। यहां पर अगर 80 वर्ड्स भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 100 वर्ड्स ठीक है। तो 100 वर्ड इंट्रोडक्शन, 100 वर्ड कंक्लूजन और 500 वर्ड बॉडी पार्ट में यूज करना है। अब वर्ड्स यूज तो करने हैं, लेकिन कितने डायमेंशन में, कितने पैराग्राफ में। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पैराग्राफ छोटे छोटे होने चाहिए। बड़े पैराग्राफ निबंध के आकर्षण को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इंट्रोडक्शन जो आपकी 100 वर्ड्स में लिखने हैं उसके लिए आप 2 या 3 पैराग्राफ यूज करेंगे, मतलब 30-30, 35-35 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बनाएंगे, 3-3, 4-4 लाइन का पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जब आप बॉडी पार्ट लिखेंगे तो इन 500 वर्ड्स को 10 से 12 पैराग्राफ में कंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जो आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी 2 से 3 पैराग्राफ में, मतलब 30-30 शब्द का 2 से 3 पैराग्राफ बनेगा और आपका कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बीपीएससी के लिए वर्ड्स और पैराग्राफ ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब आते हैं आगे कि बीपीएससी का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है।
इंट्रोडक्शन लिखने के टाइप्स क्या क्या है, एक ऐसे को कितने तरीके से प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला है, अच्छा यहां पे ये 2 बार लिख दिया गया है, स्टार्ट विथ अ स्टोरी। कोई भी एक निबंध है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर है, साइंस टेक के मुद्दे पर है, इकोनॉमी के मुद्दे पर है, काले धन के मुद्दे पर है, लेकिन कोई एक कहानी के माध्यम से उस घटना को, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करके और लास्ट में इंट्रोडक्शन में उसको कनेक्ट करना होता है। कैसे कनेक्ट करना होता है ये सब हम लोग बताएंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। इन सब चीजों को पूरा ओपन करके बताएंगे, एक एक डायमेंशन ओपन करके बताएंगे, उसकी चिंता नहीं करिए। तो एक तरीका होता है कि एक स्टोरी से स्टार्ट करना, दूसरा होता है हाइपोथेटिकल स्टोरी से। हाइपोथेटिकल स्टोरी का मतलब होता है कि खुद से कहानी बना करके और उस घटना को, उस टॉपिक को जोड़ करके बता देना, यह होता है हाइपोथेटिकल स्टोरी। तीसरा तरीका होता है स्टार्ट करने का एक निबंध, आस्क अ क्वेश्चन। जैसे काले धन की अर्थव्यवस्था भारत के लिए एक चुनौती है, तो शुरुआत कैसे करिए, काले धन की अर्थव्यवस्था क्यों भारत के लिए चुनौती बनी, आइए सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं, तब हम इसके तह में जा सकते हैं कि वर्तमान में काले धन की चुनौती हमारे अर्थव्यवस्था के लिए कितनी व्यापक है। तो ऐसे एक क्वेश्चन पोज किया और उसके बाद इंट्रोडक्शन शुरू की, तो एक तरीका यह होता है। अगला तरीका होता है कोई कोट्स से स्टार्ट करना, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के कथन से स्टार्ट करना। ठीक है, जैसे गांधी जी कहते हैं ना कि इस पृथ्वी पर सभी के जरूरत के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। अब इससे स्टार्ट करके और फिर कहिए कि गांधी जी का यह कथन काले धन के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूर्णतः सटीक बैठती है। आज मनुष्य ने अपनी लालच का विस्तार करते हुए दूसरों का अधिकार, दूसरों की संपत्ति हड़पने और अंततः शासन व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में काम किया है। तो एक तरीके से एक कोटेशन से स्टार्ट किया और फिर उसको टॉपिक से कनेक्ट किया। फिर आता है डिनाई निगेटिव ओपिनियन। बाय डिनाइंग निगेटिव ओपिनियन, इसमें क्या मतलब होता है, जैसे यहां पर देखिए एक टॉपिक है काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है, या यहां पर देखिए, हाँ कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं हम लोग, यही वाला लेते हैं, काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। अब हमने क्या किया कि कोई एक रिपोर्ट की बात करी या सीधे इसको डिनाई कर दिया। हमें लगता है कि काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है, लेकिन काले धन की अर्थव्यवस्था सबसे प्रमुख कारण के रूप में नहीं मानी जा सकती, बल्कि भारत में अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए काले धन की अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक और चुनौतियां हैं, जिसकी उपज काले धन की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है बताने के बजाय इसको डिनाई करते हुए और फिर बताया कि कारण जड़ में कोई और है और ऊपर का एक भाग वह काले धन की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से एक कोई भी कथन है, कोई भी स्टेटमेंट है, उसको खारिज करके और फिर से अपना ओपिनियन दे करके उसको स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला है डिफाइन द टर्म्स। कभी कभी हमारे निबंध में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि उनको डिफाइन करने की आवश्यकता होती है। जैसे यहां पर देखिए बीपीएससी ने 69 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा है, महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति। तो अब इसको डिफाइन करो सबसे पहले कि महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में
निर्णय निर्माण और बराबर भागीदारी से है। ठीक है, तो ये एक डिफाइन करके भी हम एक निबंध को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगला है ये आध्यात्मिक उन्नति एवं शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता। तो इसमें हम आध्यात्मिक उन्नति को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद शारीरिक और मानसिक विकास को डिफाइन कर देंगे। आध्यात्मिक उन्नति से तात्पर्य व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की भावना का पोषण करने और उनको संपोषित करके उनके अंदर संपूर्ण चराचर के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना और ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव की भावना को विकसित करने से है। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीका होता है कि जो निबंध दिया गया है उनको डिफाइन करके, उनके टर्म्स को डिफाइन करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला तरीका होता है व्हाई इन न्यूज। यह भी बहुत पॉपुलर तरीका है। यह क्या कहता है, जैसे यहां पर देखिए एक निबंध है, काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। अब इसी टॉपिक को निबंध में लिखना है तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को काले धन से जुड़े एक केस में क्या किया, बेल दी है, जिस कारण यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया। अब आइए जानते हैं कि काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्यों है। ठीक है, तो कोई भी हो, रिसेंट में वह उससे जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक जो न्यूज में रहा है उसको लेकर के और फिर उस न्यूज को एक्सप्लेन करके और तब फिर हम इस टॉपिक पे आकर के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हुआ कि इस टॉपिक को व्हाई इन न्यूज के तरीके से स्टार्ट करना। ठीक है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये तो बहुत सारे तरीके ये जो मैंने आपसे डिस्कस किए ये इंपॉर्टेंट तरीके हैं, प्रचलित तरीके हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक ऐसा तरीका जो आपको निबंध का मास्टर बना देगा, ऐसे पढ़ने वाला आपको अपना सब कुछ मान लेगा कि बेस्ट है, ही तो बेस्ट स्टूडेंट जिन्होंने कि अभी तक इस टॉपिक पे निबंध लिखा। और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन विथ स्टार लाइन फैक्ट। स्टार लाइन फैक्ट का मतलब होता है चौंकाने वाले तथ्य। ठीक है, चौंकाने वाले तथ्य। क्या होता है स्टार लाइन फैक्ट, चलिए जानते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अगर हम स्टार लाइन फैक्ट को लेकर के कोई राय न बनाए, आप लोगों में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना सर चौंकाने, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे बच्चों को समझाया जो आसपास है, जैसे यूपीएससी को बहुत सारे बच्चे मेंस लिख रहे होते हैं, उनको भी निबंध की क्लासेस मैंने कराई हैं। तो उनको जब मैं ये कहता हूं तो कहते हैं अरे सर ये कैसे आ गया, ये हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, तो बहुत अजीब, बहुत स्पेशल है, हमें अब तक क्यों नहीं मिला। तो आपको अगर मैं बता रहा हूं तो ये आप लोग समझिए कि आपके लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है स्टार लाइन फैक्ट को। चलिए इसको शुरू करते हैं। अब इसको शुरू कैसे करेंगे, एक टॉपिक है बीपीएससी का, समझाता हूं मैं। देखिए अब थोड़ा आते हैं, लोकोक्ति आधारित एक निबंध दिया गया है, धोबियन का कुकुर न घर के न घाट के। इसी को अब स्टार लाइन फैक्ट से स्टार्ट करने। स्टार लाइन फैक्ट का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, तो नहीं का मतलब है कि चौंकाने वाले तथ्यों से शुरुआत। अब कैसे करेंगे देखिए, मैंने सबसे पहले क्या करेंगे, एक बहुत अजीब सी लाइन, बहुत चौंकाने वाली बात कहेंगे। वर्ष 2100 तक पृथ्वी से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
और 2 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डाल देंगे। इसे कहते हैं स्टारलाइन फैक्ट। मतलब वो ऐसा तथ्य जो कोई पढ़े तो चौंक जाए कि भाई क्या कहना चाह रहा है लड़का, क्यों पृथ्वी से अगले कुछ ही समय में पृथ्वी से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्या यह सच है, कोई भी जानना चाहेगा। तो एग्जामिनर भी अगर यह बात पढ़ेगा तो फोर्स होगा कि इसके बाद लड़का क्या कहना चाह रहा है, भाई क्यों ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्टारलाइन फैक्ट। अब इसको ऐसे से कैसे कनेक्ट करना है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहां पर एंड करते हैं। आज हम लोगों ने जो जो चीजें जानी हैं उसमें सबसे पहले हमने देखा कि बीपीएससी में ऐसे किस किस टाइप के पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां एक अच्छा निबंध लिखने के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि बीपीएससी में जो ऐसे लिखा जाता है उसके इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन में शब्द और पैराग्राफ कैसे यूज करने हैं। फिर हमने देखा कि एक निबंध के इंट्रोड्यूस करने के कितने तरीके हो सकते हैं। और फिर हमने जाना कि स्टारलाइन फैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो कल हम लोग स्टारलाइन फैक्ट को देखेंगे और फिर उसके बाद बॉडी पार्ट की ओर यात्रा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहां एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।